गुड मॉर्निंग बच्चों, यह जीबीटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भूमेश तिवारी आज आपके सामने कक्षा 10 अध्याय 1 पढ़ाने वाला हूं। देखिए, इस पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण वाला पदार्थ बनाएं तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, या ऐसा परिवर्तन जिसमें एक नए गुण वाला पदार्थ बनता है, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यदि मैं बोलूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पानी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? पानी। तो एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। इस तरह की अभिक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें एक नए गुण वाला पदार्थ बनता है। देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं जिनका गुण अलग होता है, और यहाँ पर लिक्विड जल बन रहा है जिसका गुण क्या होता है? अलग होता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले बाईं ओर के पदार्थों को हम बोलते हैं अभिकारक, और दाईं ओर के पदार्थ को क्या बोलते हैं? उत्पाद। जो अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। और बीच में एक तीर जैसा चिन्ह होता है, निशान होता है। तो देखिए, बाईं ओर के पदार्थों को हम बोलते हैं अभिकारक, यानी H2 और O2 क्या है? अभिकारक है। और H2O जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप बताइए कि क्या रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है, आपको कैसे पता है? तो आप बताएंगे कि यदि अवस्था में परिवर्तन हो या रंग बदले अवस्था में परिवर्तन हो या रंग बदले या ताप में परिवर्तन हो या गैस निकले, गैस का उत्सर्जन, मतलब अवस्था में परिवर्तन, रंग बदले, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, अगर ये चारों चीजें हो रही हैं तो हम बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे यहां पर देखिए, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और क्या बना रहा है? जल बना रहा है, लिक्विड बना रहा है। तो अवस्था ठोस, द्रव और गैस होती है। गैस आपस में मिलकर क्या बना रही है? जल। तो अवस्था में ही परिवर्तन हो रहा है। कई ऐसे सारे प्रैक्टिकल होते हैं, प्रयोग होते हैं जिनमें रंग बदल जाता है। बहुत सारी अभिक्रिया होती हैं जिनमें गैस निकलती है, और ताप में भी परिवर्तन होता है। तो इन चारों तथ्यों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि कोई अभिक्रिया हो रही है या नहीं। अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत, चिन्ह और उनके सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैं यदि आपको बोल दूं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप जलाएं तो एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यदि मैं इसे शब्दों में लिखूं तो मैं लिखूंगा मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और नया पदार्थ क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्या है? अभिकारक हैं, और एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी उत्पाद बना रहे हैं। तो देखिए, अभी तो मैंने आपको शब्दों में बता दिया, अब इनके चिन्हों के, इनके प्रतीकों के रूप में मैं व्यक्त करूंगा, तो उस समीकरण को बोलेंगे रासायनिक समीकरण। देखिए, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, और ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए, अभी जो मैंने शब्दों में बोला था उनको मैंने प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर दिया, तो इस समीकरण को बोलेंगे रासायनिक समीकरण। अब देखिए, यदि आपको रासायनिक समीकरण दिया जाए और तो उनमें देखिए कोई ना कोई भौतिक अवस्था होगी, तो भौतिक अवस्था
के संकेतों के रूप में लिखना। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनमें कोई ना कोई भौतिक अवस्थाएं होंगी, जैसे ठोस, द्रव, गैस, तो उनको प्रतीकों के रूप में हमें व्यक्त करना है। जैसे यदि ठोस हुआ तो उसको हमको यस से दर्शाना है, यदि द्रव है तो उसको हमको यल से दर्शाना है, लिक्विड सॉलिड है तो यस से, लिक्विड है तो यल से, गैस है तो उसको हमको जी से दर्शाना है। लेकिन यदि जलीय विलयन है यानी एक्वास है तो उसको हमको एक्यू से दर्शाना है। तो भौतिक अवस्था के संकेतों के रूप में हम इसे व्यक्त करेंगे। अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मैं आपको अगर एक उदाहरण दे दूं कि Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिख दिया Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देखिए मुक्त हो रही है। अब मैं इनको भौतिक अवस्थाओं के रूप में लिखूंगा। तो देखिए Fe किसका सूत्र होता है? लोहे का। तो लोहा तो सॉलिड होता है, ठोस होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे यस। देखिए यहां पर जो H2O है, आप बोलेंगे सर ये तो लिक्विड है, यल से दर्शाना चाहिए, लेकिन यहां पर इसका काम होता है भाप, भाप देना, गैस के रूप में इसका उपयोग होता है। यहां पर हम इसको दर्शाएंगे जी से। फिर देखिए Fe3O4 बनता है, Fe3O4। तो देखिए ये जो बनता है ये सॉलिड होता है, ठोस होता है, तो यहां पर हमने किससे दर्शा दिया? यस से। H2 गैस है तो इसको दर्शाएंगे जी से। तो देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम इनको भौतिक संकेतों के माध्यम से इसको व्यक्त कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक और उदाहरण देना चाहूंगा। अगर मैं आपके सामने एक और उदाहरण दूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू CH3OH, मैंने आपके सामने एक उदाहरण दे दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराना है तो क्या बनता है? मेथेनॉल, या आप इसको चाहे मेथेनॉल बोल दीजिए चाहे मेथिल एल्कोहल बोल दीजिए, बात एक ही है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड आप जानते हैं कि गैस है, हाइड्रोजन भी आप जानते हैं क्या है? गैस है। तो आप देखिए इसको हमने जी से दर्शाया। CH3OH, आप मेथिल अल्कोहल, एल्कोहल के बारे में तो आप जानते हैं, तो इसको हम दर्शाएंगे किससे? लिक्विड से। मैं आपके सामने एक और उदाहरण देता हूं, 6CO2 प्लस 12H2O, और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएगा? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सूत्र है, ये ग्लूकोज बन रहा है। तो देखिए 6CO2 प्लस 12H2O कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो देखिए हम इनको भौतिक अवस्थाओं के संकेतों के रूप में व्यक्त करेंगे। देखिए CO2 यहाँ पर एक्वास है, जलीय विलयन के रूप में काम करता है। H2O क्या है? जल है, लिक्विड है, तो जल के रूप में इसको हम व्यक्त करेंगे। जो ग्लूकोज बनता है वो जलीय विलयन है, तो इसको हम किससे दर्शाएंगे? एक्यू, एक्वास। जो जलीय विलयन होगा उसको किससे दर्शाएंगे? एक्वास। O2 भी क्या होगा यहाँ पर? एक्वास, जलीय विलयन। और 6H2O क्या है? जल है, लिक्विड है, इसको हम किससे दर्शाएंगे? यल से दर्शाएंगे। इस प्रकार से आप किसी भी समीकरण में आने वाले पदार्थों को उनके भौतिक अवस्था के संकेतों के रूप में लिख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यों करते हैं। तो देखिए एक नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो द्रव्यमान होता है ना तो उसका विनाश होता ना तो उसकी उत्पत्ति होती है। मतलब द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। यदि आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना है, तो आप उत्तर देंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होगा। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एक उदाहरण बताया, Mg+O2, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया होने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी आप देखिए इस समीकरण को अच्छे से देखिए, यहां पर Mg 1 है, यहां पर Mg 1 है, मतलब परमाणुओं की संख्या में देखनी है। यहां पर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। यहां पर ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। तो क्या यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है? आप बोलेंगे नहीं करता। तो जितने अभिकारक में परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए उतने ही परमाणुओं की संख्या किधर होनी चाहिए? उत्पाद में होनी चाहिए। यदि इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। यदि इधर मैग्नीशियम 1 है तो इधर भी मैग्नीशियम 1 है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें इसे संतुलित करना होगा। क्यों करना होगा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। अब देखिए मैं इसको संतुलित करता हूं। तो देखिए इधर Mg 1 है, इधर Mg 1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। तो इधर भी हमें ऑक्सीजन कितना करना पड़ेगा? 2। तो देखिए मैंने यहां पर 2 का गुणा कर दिया आगे। तो अब देखिए ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन यहां पर देखिए Mg कितना हो गया? 2। Mg के आगे भी तो 2 है, तो Mg कितने हो गए? 2। तो इधर देखिए Mg कितना है? 1। तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? 2 Mg करना पड़ेगा। कितने Mg करना पड़ेगा? 2। अब देखिए आपका समीकरण संतुलित हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। इधर भी 2, इधर भी 2। Mg कितने हैं? इधर भी 2 और इधर भी 2। इस प्रकार से आपका समीकरण क्या हो गया? संतुलित। अब देखते हैं एक और उदाहरण। जैसे मैं आपको बोल दूं Fe+H2O = Fe3O4 H2। तो देखिए इधर Fe कितना है? 1। इधर Fe कितना है? 3। मतलब परमाणुओं की संख्या। इधर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? 4। इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। तो अभी ये आपका समीकरण संतुलित नहीं है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। तो देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? 4। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 1। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन के ना तो इधर कोई परमाणु लिखा है संख्या और ना आगे कोई संख्या लिखी है, तो इसको हमको कितना करना पड़ेगा? 4। तो देखिए मैंने यहां पर 4 का गुणा कर दिया, तो अब तो ऑक्सीजन आपके 4 हो गए, लेकिन देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 दूनी 8। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो हमको इसको भी तो 8 करना पड़ेगा। तो यहां पर भी हमको क्या करना पड़ेगा? 4 का गुणा। तो देखिए 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने? 4। इधर ऑक्सीजन कितने? 4। लेकिन देखिए Fe इधर कितना है? 3। लेकिन Fe इधर कितना है? 1। तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? 3। तो ये देखिए मैंने इसको क्या कर दिया? 3। अब देखिए आपका समीकरण क्या हो गया? संतुलित। फिर से आप देख लीजिए ऑक्सीजन कितने थे? 4। इधर देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन 4 दूनी 8। इधर देखिए हाइड्रोजन 4 दूनी 8। इधर देखिए Fe कितने हैं? 3। इधर देखिए Fe कितने हैं? 3। अब आपका समीकरण बिल्कुल संतुलित हो चुका है। इस प्रकार से आपको समीकरण संतुलित करना है। आप देखेंगे कि किसमें कितना परमाणु है, अभिकारक में कितने परमाणु की संख्या है और उत्पाद में कितने परमाणु की संख्या है, फिर आप उसको इक्वल कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। इस प्रकार से आप किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल मैं कुछ उदाहरण के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सभी बच्चों के पास इसको भेजें, जिससे सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।